कल की क्लास में अपन लोगों ने पार्ट डिलीवरी वाला पार्ट सेक्शन 34 कवर कर लिया था, जिसमें अपन ने बात की थी कि पार्ट डिलीवरी जो है वो जनरली अलाउड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, बायर और सेलर दोनों एग्री है, तो उस केस के अंदर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज हो सकती है। बट जनरली अगर नहीं डिसाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी और सेलर अपनी मर्जी से कोई पार्ट डिलीवरी कर रहा है, तो ऐसे केस में बायर बाउंड नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, देन सेक्शन 34 की बात करते हैं, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे किसके लिए, सेलर को डिलीवरी के लिए। मतलब देखो सिंपल सी बात है, आज अगर अपन लोग भी किसी शॉप पर जाते हैं और उनको कोई गुड्स की डिलीवरी की जगह करवानी है, तो वी हैव टू गिव एड्रेस टू द सेलर। हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह उसको देना पड़ेगा। ठीक है, apart from any express contract, the seller of good is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पहले से लिखा हुआ है कि गुड्स की डिलीवरी जो है वो सेलर को इस जगह करनी पड़ेगी, तो अलग बात रही। देखो उसमें तो करना ही है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ और कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है बिटवीन द बायर एंड सेलर, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेलर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो गुड्स आपके घर तक डिलीवर करे। बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। ठीक है, बायर को बोलना पड़ेगा सेलर को कि भैया ये गुड्स जो है मुझे यहाँ पर चाहिए। द बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर इफ ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर डिलीवरी। अगर बायर ने डिलीवरी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई ही नहीं है गुड्स की सेलर को, ठीक है, और सेलर ने गुड्स डिलीवर नहीं किए और फिर बायर क्या करता है, उसके ऊपर केस करता है कि तुमने मेरे को गुड्स डिलीवर नहीं किया है, तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी बायर की है, बायर को प्रोवाइड करवानी है इंफॉर्मेशन। दैट मींस बायर हैज टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। It may be noted here that this provision intended for the benefit of the seller. ये provision जो है वो basically seller के benefit के लिए है। The seller may, if he chooses, deliver the goods without any application in that behalf of the buyer, but he is also entitled to wait until the buyer applies for delivery. बायर का एस्पेक्ट है यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है कि बायर को बोलना है कि भैया मुझे डिलीवरी यहाँ और इस जगह चाहिए, ये एड्रेस है, ये सारी चीजें। आज हम भी ऑनलाइन वगैरह क्या करते हैं, कोई गुड्स वगैरह मंगवाते हैं तो अपन लोग एड्रेस डालते हैं उसके अंदर। वी हैव टू चूज द एड्रेस जहां हमको गुड्स को डिलीवर करना है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको क्या करें, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। अगर हम उसको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे पास तो गुड्स आया ही नहीं, तो क्या उस केस में हम लोग सेलर को लायबल ठहरा सकते हैं क्या? नहीं ठहरा सकते बेटा, सिंपल सी बात है। नो ठीक सर। है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि इस केस में सेलर को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि सेलर जो है वो क्या कर सकता है, अपनी इच्छा पर अगर वो चाहे तो वो डायरेक्टली क्या करे, बायर को पूछ करके उसको गुड्स तक उसके घर तक पहुंचाए। लेकिन या अगर वो नहीं चाहता है कुछ भी पूछना और बायर ने अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो गुड्स अगर नहीं डिलीवर करता है, तो उस केस में भी बायर सेलर के ऊपर कोई केस नहीं कर पाएगा। क्लियर बेटा? देन तो सेक्शन 35 क्लियर हुआ। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 31 क्लॉज 1, whether it is for the buyer to take possession of goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the terms of the contract. ये मैंने पहले ही क्लियर किया है बेटा। बायर को गुड्स डिलीवर करने का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो हर एक केस में एक जैसा नहीं हो सकता है। बायर और सेलर के बीच में किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है। अगर बायर ने नहीं बोला था कुछ भी, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है बेसिकली जहां पर सेल हो रही है वहीं हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बायर जो है वो कोई अलग जगह मेंशन करता है कि ये गुड्स की डिलीवरी यहाँ करनी है, तो उस केस में फिर गुड्स की डिलीवरी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस पर होगी। क्लियर? सो सिंपल सी बात है कि ये हर एक सिचुएशन में जो भी बायर और सेलर के बीच में अरेंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा। सो वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the terms of the contract. When nothing is agreed upon, the following rule apply. अगर कुछ एग्री नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिटवीन द बायर एंड सेलर, तो फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोई सिचुएशन दी गई है रूल्स के अंदर, उसको ध्यान में रखना है।
The goods are to be delivered at the place where they were laying at the time of the sale or at the time of the agreement to sell. जनरली अगर हम बात करते हैं जहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, देखो जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहाँ बनता है, या तो जो फैक्ट्री गुड्स बना रही वहां पर होगा, या फिर जो सेलर है, ठीक है, जो दुकान पर बैठा हुआ सेलिंग कर रहा है उसकी दुकान पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, होगा ना बेटा? ठीक है, एग्रीमेंट कहाँ बनता है, हम लोग बुक लेने जाते हैं किसी शॉप पर, तो जनरली हमारा जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ बनता है, उस बुक कीपर जो है वहां पे बुक्स का जो सेलर है, ठीक है, उसकी शॉप पे बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई टर्म डिसाइडेड नहीं है तो गुड्स की डिलीवरी का प्लेस क्या होगा, उसकी शॉप, गुड्स की डिलीवरी उसकी शॉप पे ही आपको दी जाएगी। ठीक है बेटा? Then if the goods Yes, are sir. future goods, they should be delivered at the place of manufacturer or the production thereof. और जनरली जैसे हम बात करते हुए फर्नीचर वगैरह बनवाया है, ठीक है, अभी बना नहीं है, फर्नीचर अभी बनवाया है हमने, ठीक है, और वो फर्नीचर अब बनेगा, तो जनरली हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, वो बन जाता है, और जो गुड्स है वो बाद में बना करके किसको दिए जाते हैं, बायर को दिए जाते हैं। तो उस केस में अगर कोई टर्म्स डिसाइडेड नहीं है इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी कहाँ की जाए, तो ऐसे सिनेरियो में डिलीवरी का जो प्लेस है वो मैन्युफैक्चरर का प्लेस माना जाएगा जहां पर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गया। ठीक है, दैट मींस उस गुड्स की डिलीवरी कहाँ दी जाएगी, उसी जगह पर जहां पर वो गुड्स बनाया गया है। क्लियर बेटा? ये दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है इसको। टाइम फॉर डिलीवरी, डिलीवरी का टाइम क्या होगा, सेक्शन 36 क्लोज 2 एंड सेक्शन 36 का क्लोज 4। If the time is fixed and the seller is bound to send the goods to the buyer, he must send them within the fixed time। हमने पहले भी पढ़ा था कि डिलीवरी का टाइम असेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, जनरल एस्पेक्ट में गुड्स की डिलीवरी का टाइम असेंशियल माना जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा हमको यहाँ पर भी कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसको असेंशियल नहीं किया गया है तो फिर तो कभी भी डिलीवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अगर वो बाउंड है यहाँ पर सेलर गुड्स को टाइमली डिलीवर करने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर सेलर उस गुड्स को लेने से मना भी कर सकता है। ठीक है, सो अगर टाइम फिक्स है तो सेलर जो है वो गुड्स डिलीवर जो है वो विद इन टाइम करेगा। If no time is fixed, then the seller must send them within a reasonable time। और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो सेलर को गुड्स जो डिलीवर करने हैं वो क्या करना पड़ेगा, रिजोनेबल टाइम के अंदर अंदर करना पड़ेगा। किसके अंदर करना पड़ेगा बेटा, रिजोनेबल टाइम के अंदर। द डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मस्ट बी एट रिजोनेबल आवर, और ये भी ध्यान रखना है कि रिजोनेबल आवर्स में भी होना चाहिए। अगर आप डिलीवरी करने के लिए जा रहे हो तो वो रिजोनेबल आवर्स के अंदर होना चाहिए, यूं नहीं कि आप रात को 12-2 बजे जा करके क्या कर रहे हो, बाहर के घर की घंटी बजा के बोल रहे हो कि लो गुड्स आ गया आपका, ले लीजिए आप। ठीक है, ऐसा नहीं, जनरली डिलीवरी जो है वो क्या होना चाहिए, बिजनेस आवर्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा था। क्लियर बेटा? देन गुड्स इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन, यहाँ पर सेक्शन 36 का क्लॉज 3 या काम में आ रहा है। If the goods are in possession of a third party, there is no delivery until such third party acknowledges to the buyer that he hold the good on his behalf। अगर आपने गुड्स किसी थर्ड पार्टी को दिया है, ठीक है, बायर नहीं मिला और हमने क्या किया, गुड्स किसी थर्ड पार्टी को दिया है, जब तक वो थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेज नहीं कर देती कि ये गुड्स आपका हमारे पास पड़ा हुआ है, तब तक गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जनरली होता है ना कि भाई हम लोग भी ऑनलाइन चीज मंगवाते हैं तो हम घर पे नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि पड़ोसी को दे दो, है ना, हम क्या बोलते हैं उनको, पड़ोसी को दे दो। अब बात तो चलो एक्नॉलेजमेंट में तो हमने डायरेक्टली बोला पड़ोसी को दे दो और वो पड़ोसी हमसे बात भी करवा देता है। ठीक है, मान लीजिए रेगुलर रूटीन है आपका, और एक दिन क्या होता है कि ऑनलाइन आपने कोई सामान मंगाया और वो आता है और आपको बिना फोन किए क्या कर देता है, आपके पड़ोसी को माल दे करके चला जाता है। अब अगर आपका पड़ोसी आपको इन्फॉर्म नहीं करता है तो हमारी तरफ से अभी तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब आप कंपनी को अभी भी कह सकते हो कि मेरे पास गुड्स नहीं आया है। ठीक है, दैट मींस अगर कोई गुड्स थर्ड पार्टी को दिया, देखो जनरली बड़े सिनेरियो में क्या होता है कि जितनी बार गुड्स वगैरह जो है वो डायरेक्टली के गोडाउन में नहीं रखवा करके
बायर जो अपन को डायरेक्शंस देता है, जैसे किसी बड़े वेयर हाउस में रखवा दिया, या गुड्स अगर बायर को डायरेक्टली क्या करने थे, एक्सपोर्ट करने थे हमसे खरीद के, तो उसने बोला कि ये पोर्ट एरिया का वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में गुड्स आप पहुंचा देना। तो हमारा काम क्या हुआ कि हमने गुड्स वेयर हाउस पहुंचा दिए। अब वेयर हाउस वाला जब उसको इन्फॉर्म करेगा बायर को, तब जाकर के डिलीवरी कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, अगर इन्फॉर्म नहीं होता है, या मान लीजिए वेयर हाउस का जो हमें सर्टिफिकेट मिला है, वो वेयर हाउस का सर्टिफिकेट जब बायर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तब गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट मानी जाएगी। दैट मींस कुल मिलाकर के अगर थर्ड पार्टी को गुड्स गया है, ठीक है, तो उस केस में थर्ड पार्टी जब तक एक्नॉलेज नहीं करती है बायर को, तब तक उसकी डिलीवरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। देन एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 35 क्लोज 5। एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? Unless otherwise agreed, expenses of making the delivery are borne by the seller and expenses of obtaining delivery by the buyer. ठीक है, डिलीवरी करने के खर्चे जनरली कौन बियर करेगा? सेलर करेगा। और फिर वो किससे लेगा? बायर से लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, हम लोग जनरली जानते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इसका अरेंजमेंट किस तरीके का है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि डिलीवरी का एक्सपेंसेस सारा का सारा बायर को ही बियर करना है, हमारी तरफ से तो सेल जो है वो दुकान पर हो गई, और दुकान से आप माल लेके जाओगे, वो सारा लुकआउट आपका है। भले आप ट्रांसपोर्टेशन हमारे वाले बंदे को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ही देना है उसका किराया वगैरह। होता है नहीं होता बेटा ऐसा? जनरली यस कॉन्ट्रैक्ट सर, के अंदर हम लोग इस तरह होता है। का ऑलरेडी एक्सप्रेस कर देता है सेलर की, ये डिलीवरी एक्सपेंसेस आप ही को बियर करने हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि नहीं, डिलीवरी घर तक डिलीवरी का खर्चा जो है वो कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा, तो उस केस में बायर को देने की जरूरत नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि कौन करेगा, बायर करेगा या सेलर करेगा, तो फिर जनरल रूल लगता है। जनरल रूल क्या लगता है? डिलीवरी करने का खर्चा जो है, ठीक है, वो तो सेलर बियर करेगा, और डिलीवरी एक्सेप्ट करने का जो खर्चा है, ठीक है, वो कौन बियर करेगा? बायर करेगा। माल पहुंचाने तक का खर्चा सेलर का, और उस माल को उतरवा करके गोडाउन में रखवाने तक का खर्चा किसका? यहाँ पे बायर करेगा। भाई बात समझ में आ रहा? यस फिर है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट हाफ मार्क करना। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर हमने मंगवाई, जैसे मान लो 1000 क्विंटल हमने शुगर मंगवाई, सामने वाले ने हमको सिर्फ 800 क्विंटल शुगर ही सेंड करी, तो क्या करें? सारा गुड्स रख ले, या जो गुड्स आया है उसको रख करके उसके हिसाब से पेमेंट कर दे? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, या तो गुड्स रिजेक्ट करोगे आप, क्योंकि आपने जितना मंगवाया उससे कम क्वांटिटी आपके पास आएगी। ठीक है, या फिर आप उसको रख करके क्या करोगे, जितना गुड्स आया उसके हिसाब से सामने वाले को पे कर दोगे। ये तो हुआ शॉर्ट डिलीवरी। एक्सेस डिलीवरी हो जाए तो क्या होगा? हमने मंगवाया 1000, आया 1200, तो पहला ऑप्शन तो सेम है, गुड्स रिजेक्ट कर दो सारा का सारा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या करो, जितना आपने मंगवाया था उतना रख लो, और जो एक्सेस था वो आप क्या कर दीजिए, वापस रिटर्न कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है कि सारा का सारा रख लो, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सारा का सारा रख रहे हैं गुड्स, ठीक है, तो जो प्राइस है वो आप, वो जो 1000 क्वांटिटी आपने जिस प्राइस में खरीदी थी, उसी के हिसाब से आप 200 के लिए भी प्राइस क्या करेंगे, पे करेंगे। उससे ज्यादा प्राइस आपसे सेलर जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब सेलर ये नहीं कह पाएगा कि नहीं 1000 क्वांटिटी जो है, ठीक है, उसके लिए तो हम आपसे 100 लेंगे, और बाकी का जो 200 एक्स्ट्रा आ गया उसके लिए आपको 120 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं। अगर यहाँ पर बायर सारा का सारा क्वांटिटी रख रहा है, तो बायर जो है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी 1000 गुड्स के लिए, जैसा कि अपने बोला भी, ठीक है, उसके लिए ही वो क्या करेगा, पे करेगा। मतलब यहाँ पर वो क्या पे करेगा बेटा, टोटल 1200 के लिए 100 रुपीज के हिसाब से ही पे करेगा। इससे ज्यादा यहाँ पर सेलर उससे डिमांड नहीं कर पाएगा। क्लियर? यस सर। नाउ, so subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between parties, the following rules shall apply when delivery of wrong quantity is made.
शॉर्ट डिलीवरी के केस में क्या होगा, इफ द सेलर डिलीवर्ड टू द बायर अ क्वांटिटी लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, हमने 1000 मंगवाई, उसने हमको क्या किया 800 ही डिलीवर कर, हम सारा का सारा गुड्स जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जो 800 आया है वो रख लीजिए और इसके हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। सो दैट एक्सेप्ट द गुड्स, इफ ही एक्सेप्ट he shall pay for the accepted quantity at the rate contracted for. Then second part क्या होता है, excess delivery, ज्यादा आ गया पैसा, ज्यादा आ गया सॉरी गुड्स, पैसा नहीं। If the seller delivered to the buyer a quantity larger than the contracted to sale, the buyer may reject the whole. buyer चाहे तो सारा का सारा गुड्स रिजेक्ट करे, या फिर सारा का सारा एक्सेप्ट कर ले, और जब सारा एक्सेप्ट करेगा तो क्या चीज ध्यान रखनी बेटा, पेमेंट जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से दिया जाएगा, एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जा सकता। एंड एक्सेप्ट द क्वांटिटी ही ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट, या फिर थर्ड पोर्शन क्या है कि वो जितना मंगवाया था उतना रख ले और बाकी का रिजेक्ट कर दे, वापस रिटर्न। देन डिलीवरी ऑफ गुड्स मिक्स विद द अदर गुड्स, हमने जो गुड्स मंगवाया था उसमें उन्होंने क्या किया, दूसरा गुड्स मिक्स करके हमें भेज दिया, ठीक है। तो उस केस में भी यहाँ पर सिंपल सा सिनेरियो है कि अगर दूसरा गुड्स मिक्स होकर के आया है तो आप पूरा का पूरा गुड्स रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और या फिर जो आपने मंगवाया था गुड्स वो रख लीजिए और जो दूसरा गुड्स उसमें मिक्स होकर के आया है उसको वापस रिजेक्ट कर दीजिए। अब इसमें ध्यान रखना है, द सेलर डिलीवर टू द गुड ऑर्डर्ड मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये नहीं कि क्वालिटी मिक्स कर दिया है कोई दूसरा, तो वो अलग चीज है, ठीक है। डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का गुड्स डाल दिया है, मैंने जैसे रेड कलर के जो है वो क्लॉथ्स मंगवाए थे, उसने उसके अंदर ब्लू कलर के भी कुछ क्लॉथ्स डाल दिए, तो ब्लू वाले अलग कर दीजिए, ब्लू वाले वापस उसको रिटर्न कर दीजिए, रेड वाले रख लीजिए, या फिर सारा का सारा रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है बेटा, क्लियर। देन इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज जो है वो जनरली अभी हमने ऊपर भी बात की थी पार्ट डिलीवरीज की। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज अगर आपने एग्री किया है तो आप कीजिए, और नहीं एग्री किया है तो जनरली ऐसा अलाउड नहीं होता है। सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स आर नॉट टू बी डिलीवर्ड बाय इंस्टॉलमेंट, हमने पहले ही बोल दिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है तो गुड्स जो है वो इंस्टॉलमेंट में दिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देयर माइट बी एन एग्रीमेंट फॉर डिलीवरी by installment, but the price may be payable either on complete delivery or on non-delivery of each installment, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ऑन है शायद, नो नहीं है। सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर हमने कोई अदर एग्रीमेंट के अंदर कोई टर्म्स वगैरह डिसाइड नहीं किए हैं तो क्या होगा, द गुड्स आर नॉट टू बी डिलीवर्ड इन इंस्टॉलमेंट, वो हम जानते हैं कि गुड्स डिलीवरी में इंस्टॉलमेंट जो अगर आप दोगे तो बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। There might be an agreement for delivery by installment, but the price may be payable either on complete delivery or on delivery of each installment. पेमेंट का जो सिनेरियो है उस केस में ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट देंगे गुड्स की, हम भी आपको वैसे वैसे क्या करेंगे, डिलीवरी पेमेंट कर देंगे, और या फिर आप सारी गुड्स जब हमें पहुंचा देंगे उसके बाद ही हम आपको एक साथ पूरा पेमेंट देंगे। ये इस तरह के अरेंजमेंट इसमें हो सकते हैं। There will be a breach of such contract in the following cases. If the seller makes no delivery or make defective delivery in respect of one or more installment, अगर एक भी डिलीवरी यहाँ पर सेलर के थ्रू नहीं गई बायर को तो वो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर वो डिफेक्टिव डिलीवरी करता है एक भी इंस्टॉलमेंट के अंदर तो उसको भी ब्रीच माना जाएगा, या फिर इफ द बायर नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ और पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट, या फिर बायर क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी लेने से किसी इंस्टॉलमेंट की, ठीक है, या फिर उसका पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो भी यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इन ईच ऑफ द अबव ब्रीच इट विल depend upon the terms of the contract and the circumstances of the each case whether the whole contract is repudiated, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा, या फिर जितना हमारे पास आ गया है उतना तो वैलिड रहेगा और जितना नहीं आया है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, वॉइड हो जाए। सो इट इज अ सेवरेबल
it is a severable, that is separable breach, giving rise to the claim for the compensation but no right to treat the whole contract as repudiated. अगर एक पार्ट जो है उसको कैंसिल कर रहे हैं तो जितना आ गया है उस कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको पूरा माना जाएगा, उसके लिए तो आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है। लेकिन जितना नहीं परफॉर्म हुआ है उसके लिए जरूर हम ये कह सकते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग रेपुडिएट मान सकते हैं। क्लियर बेटा? यस। फिर है डिलीवरी टू अ कैरियर और वेयर फिंगर, ठीक है। जैसे थर्ड पार्टी की बात की थी वैसे ये भी थर्ड पार्टी ही है, ठीक है। सेक्शन 39, अगर आप डिलीवरी जो है वो वेयर हाउस कीपर को या वेयर फिंगर्स को दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर और अ वेयर फिंगर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ प्राइमा फेशिया डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। प्राइमा फेशिया ये माना जाता है कि गुड्स की डिलीवरी हमने किसको दे दी है? बायर को दे दी है। अगर हम लोग गुड्स किसको दे रहे हैं? कैरियर को दे रहे हैं। जैसे हमने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में रखवा लिया तो सेलर के पार्ट पर तो डिलीवरी बायर को हो गई है, बट एक्चुअल डिलीवरी कब प्लेस होगी? जब वो सच में गुड्स जो है वो किसको मिल जाएगा? बायर को मिल जाएगा। लेकिन सेलर के पार्ट पे ये माना जाता है कि सेलर का गलती नहीं है, सेलर ने टाइमली क्या कर दिया था? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में रखवा दिया था। या फिर वेयर फिंगर जो है, वेयर हाउसेस वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, हमने गुड्स वहां रखवा दिया है तो हमारी तरफ से ये मान लिया जाता है कि गुड्स जो है वो किसको डिलीवर हो गए? बायर को हो गए। If the contract of sale specifies the name of the carrier, the seller must deliver the goods to the such name carrier. अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही मेंशन था कि गुड्स जो है वो इस कैरियर के थ्रू भेजा जाएगा तो आप गुड्स उसी कैरियर के थ्रू भेजोगे। श्रीनाथ ट्रांसपोर्टेशन से ही भेजा जाएगा, ऋषभ कार्गो से ही भेजा जाएगा, तो गुड्स किसके थ्रू जाना चाहिए? उसी कार्गो के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। If the instruction of the buyer are carried out properly, the risk is with the buyer, ठीक है। अगर जो इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने लिखे थे डिलीवरी के रिगार्डिंग वो अगर कंप्लीटली सेलर ने पूरे करे हैं तो गुड्स की जो रिस्क है वो किसकी रहेगी? बायर की रहेगी। If the instruction of the buyer are not carried out properly, the goods remain at the risk of the seller during ट्रांजिट। हमने बोला श्रीनाथ के अंदर रखवाना, आपने ऋषभ के अंदर रखवा दिया। अब रिस्क आपकी है, अगर गुड्स में कोई भी डैमेज हुआ तो रिस्क बायर की नहीं रहेगी। ध्यान रखना है इस चीज को बेटा, समझ में आया? Yes sir. Then while delivering goods to the carrier, it is the seller's duty to do whatever is necessary to secure the carrier's responsibility for the safe delivery of goods to the buyer, so that in the event of the loss, the buyer can claim compensation against the carrier. क्या बोल रहे हैं हम लोग? अगर गुड्स जो है हम लोग कैरियर को दे रहे हैं, ये सेलर की ड्यूटी है कि वो सारी चीजें कर ले गुड्स की सेफ्टी के लिए जो जरूरी है, ठीक है। चाहे उसका इंश्योरेंस भी करवाना हो तो वो भी करवाए, अदरवाइज उसकी पैकिंग वगैरह वो सब कंप्लीट जो है वो होनी चाहिए। सो दैट इन द इवेंट ऑफ द लॉस, अगर लॉस हो जाए, द बायर कैन क्लेम कंपनसेशन अगेंस्ट द कैरियर, ताकि बायर जो है वो किससे कंपनसेशन ले सके? कैरियर से ले सके। लेकिन कैरियर तो भैया बहुत होशियार होते हैं, पहले ही मना कर देते हैं, पहले ही गुड्स को डिलीवर करने से पहले ही बोल देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है गुड्स, आप इंश्योरेंस करवा लें गुड्स का या आप अपनी रिस्क में रखें, बट हम तो नहीं भुगतेंगे अगर गुड्स को कुछ भी हुआ तो। आपको बेचना है तो बताइए, नहीं बेचना है तो मत बेचिए। वो पहले ही क्लियरली बड़े बड़े शब्दों में आप वहां पे लिखा हुआ होता है कि गुड्स की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। तो वो वैसे अवॉइड कर रहे हैं तो उस केस के अंदर फिर बायर और सेलर अपने रिस्क को कवर करें, इस चीज का ध्यान रखना है। रियलिटी में ऐसा ही होता है। Where the goods are sent by the sea, it is usual for the buyer himself to insure. अगर सी रूट के थ्रू गुड्स भेजा जा रहा है तो ये यूजुअल है कि बायर उस गुड्स का क्या करवाए? इंश्योरेंस करवाए। In such a case, it is the duty of the seller to give such notice of the shipment to the buyer as may enable him to insure the goods. ऐसे में सेलर की ड्यूटी है कि जब वो माल को क्या कर देता है, बोर्ड पे मतलब शिप पे रखवा देता है, तो जैसे ही वो वहां रखवाए, ठीक है,
वो बायर को इन्फॉर्मेशन दे दे कि भैया आपका माल जो है वो शिप में लोड हो गया है, ठीक है, और ये उसकी ड्यूटी है। जैसे ही वो बिल्टी जो है वो बायर को भेजेगा, बायर उस गुड्स को क्या करवा लेगा, इंश्योर करवा लेगा। और अगर यहाँ पर सेलर ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे में सारी की सारी रिस्क किसकी रहेगी बेटा, सेलर की रहेगी। सेलर की। ध्यान रहेगा ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखना। फिर आता है बायर्स रिस्क फॉर द डिटोरिएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अगर गुड्स जो है वो खराब हो जाए इन ट्रांजिट में, डिटोरिएट हो जाए, तो किसकी जिम्मेदारी, ठीक है, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 40 हमारा। काफी बड़ा प्रोविजन है ये, ध्यान से सुनना इसके बारे में। Where the seller agreed to deliver the goods to the buyer at a place other than that where they are when sold, the merchantable quality of goods may be affected due to transit. जनरली ऐसा होता ही है। अगर आप खुद जैसे शॉप पर आकर के माल लेके जा रहे हो तो एक उसका अलग फंडा होता है, आप बोलते हो कि गुड्स यहाँ पर डिलीवर करवाने हैं, तो उस केस में जनरली चांसेस रहते हैं कि गुड्स थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए या खराब हो जाए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई अप्लायंसेस भी खरीदते हैं तो घर पे आते कितनी बार क्या होता है, उस पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह लग ही जाते हैं, है ना बेटा। सो इन सच ए केस एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स necessarily incident to the course of the transit shall be borne by the buyer unless otherwise agreed। क्या लिखा गया है, अगर ऐसा सिनेरियो है डिलीवरी का, तो जनरली ये डिटोरिएशन का जो लॉस है वो कौन भुगतता है, बायर ही भुगतता है। For example, A sold to B a certain quantity of hook iron which was to be sent by the canal at the request of B। B की रिक्वेस्ट पर हमने उस गुड्स को क्या किया, उसको भेजा, किसके थ्रू, जो नहरें होती हैं बड़ी बड़ी नहरों के थ्रू, कैनल्स के थ्रू उसको भेजा, ठीक है। इट वाज रस्टेड बिफोर इट रीच्ड द बायर। और क्योंकि पानी का सिनेरियो है, आयरन है, तो जंग तो लग ही जाता है। वो जब तक पहुंचा, ठीक है, बायर के पास, जब तक तो उसके ऊपर जंग लग चुका था। रस्टिंग however was not more than what was necessarily incident to its transmission। It was held that B was bound to accept the goods। और जो स्टिंग था, ठीक है, जो धब्बे लग जाते हैं उसके ऊपर आयरन पे, वो थोड़े ज्यादा थे जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कौन क्लियर करेगा, सेलर या बायर, कौन भरेगा नुकसान, बोलो, सेलर या बायर। बताओ। बायर भरेगा, बायर। क्या लिखा है यहाँ पे, इन सच केस एनी रिस्क ऑफ द डिटोरिएशन इन द गुड्स नेसेसरली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ द ट्रांजिट शैल बी बोर्न बाय द बायर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। क्योंकि ऐसा कोई एग्रीड नहीं है कि सेलर भरेगा, और जनरली इतना तो होता ही है, तो उस केस के अंदर बायर को ही वो रिस्क को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। फोर्स मेजर क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम। Force measure is a situation in which either of the parties to a contract is prevented from performing its obligation due to the circumstances beyond its control। अब आ रही है क्या बेटा आवाज? सर आवाज कट रही है सर, नेटवर्क से इधर प्रॉब्लम है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है सर। ज्यादा प्रोविजन नहीं है वैसे, हो गया है लगभग पूरा ना। फोर्स मेजर की बात करें, फोर्स मेजर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, और अभी रिसेंटली आया हुआ है, तो इसको ध्यान से सुनना। Force measure is a situation in which either of the parties to a contract is prevented from performing its obligation due to the circumstances beyond its control। दोनों पार्टी की कोई गलती नहीं है, बट सिचुएशन ही ऐसी है कि गुड्स डिलीवर नहीं हो सके या डिले हो गए। जैसे कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी बंद रहा कुछ टाइम तक, तो फिर बाद में अलाउड किया गया,
तो ऐसे में गुड जो है वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो उसमें किसकी गलती, सेलर की गलती या बायर की गलती? हम तो बोलेंगे दोनों की नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों बायर की की नहीं। गलती थी, बायर ने भी एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं किया था। ठीक है ना, सेलर की गलती इस केस यस में। सर। The clause on the force measure usually start with the description of the event which are considered as a event of the force measure. जनरली ये जो क्लोज है हमारा फोर्स मेजर का, वो उन इवेंट से स्टार्ट होता है जो जनरली हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। सच इवेंट आर एक्ट ऑफ द गॉड या फिर एक्ट ऑफ द नेचर। एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकता है, वॉर हो सकती है, रूट्स हो सकते हैं, सिविल डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्ट्राइक और लॉकडाउन भी हो सकता है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो जो फोर्स मेजर है वो किस किस टाइप का हो सकता है? कोई एक्ट ऑफ द गॉड हो सकता है, एक्ट ऑफ द नेचर हो सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, एपेडेमिक्स एंड द फायर एक्सेट्रा, भी एपेडेमिक्स है। एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, वॉर की वजह से हो सकता है, रूट्स की वजह से हो सकता है, दंगे फसाद की वजह से, या सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, या हमारी कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो गई उसकी वजह से भी हो सकता है। द पार्टी हु इज अफेक्टेड बाय इट has to notify the other party of the occurrence of the event and the cessation of the event supported by the documentary evidence. अब जो अफेक्टेड पार्टी है वो सामने वाले को बताए, वो भी डॉक्यूमेंट के एविडेंस के साथ में, कि भैया हमारे यहाँ पर ये सिचुएशन हो गई है और हम ये टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे। If it is a strike or lockdown, the labor department certificate statement would act as the evidence. अगर लॉकडाउन ये हुआ है या लॉकआउट हुआ है या फिर स्ट्राइक हुई है, तो जो लेबर डिपार्टमेंट होता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो हम दिखा सकते हैं एविडेंस के रूप में कि भैया ये सिनेरियो था हमारे यहाँ। सर तब हाँ बेटा। सर अपन ने सर एक पॉइंट पढ़ा था सर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से, जिसमें स्ट्राइक्स और जैसे बिल्कुल डिफिकल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, उसमें बिल्कुल। सर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हो सकता सर। तो हाँ, तो वैसा ही प्रोविजन ये भी है, लेकिन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पर सर प्रोविजन है। उसमें उसमें सर वॉइड नहीं होता, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें सर हाँ, कर हम सकते हैं या नहीं? वो जनरली ये है कि अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर देखो उसको वापस से क्लेरिफिकेशन देकर के उसको मोल्ड कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो इसमें एस्पेक्ट सर है। रेट्स वगैरह, हाँ, उसमें रूट्स वगैरह नहीं थे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल आप उसमें सही बोल सर रहे वो, हैं। उसमें बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि उसके अंदर रूट्स वगैरह या स्ट्राइक वगैरह का जो सिनेरियो है उसके बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, उसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए, उसमें लिखा गया है इसमें। यस सर। वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन है, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको वापस से स्पेसिफिकली मेंशन कर करके यहाँ पर एक चीज दी गई है कि अगर आप प्रूव कर देते हो, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री जो एस्पेक्ट है उसमें एविडेंस में अगर आप इसको प्रूव कर देते हो कि ऐसा सिनेरियो था और इसकी वजह से जीनियननेस में डिले हुआ है गुड्स का, या हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ पर वो चीज भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं और डिले भी हो सकता है। आई बात समझ में ओके बेटा? सर। सो द फोर्स मेजर यस सर। में बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है फोर्स मेजर, या लंबे समय के लिए भी हो सकता है, और प्रोलॉन्ज्ड फोर्स मेजर। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ज हो सकता है। फॉर शॉर्ट टर्म फोर्स मेजर द नॉर्मल रेमेडी इज टू अलाउ एक्सटेंशन ऑफ द डिलीवरी डेट टू द एक्सटेंट द परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय द इवेंट। इसमें रेमेडी क्या है? इसमें रेमेडी यही है कि डिलीवरी टाइम को बढ़ा दिया जाए अगर शॉर्ट टर्म है तो, मतलब कुछ दिनों में वापस नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन, उस समय डिलीवरी हो जाएगी। Examples of the long-term or the prolonged force measure are natural calamities such as the earthquake, typhoons, civil cyclones, devastating fire, explosion in chemical factories, which may ravage the facilities and prevent the performance of the obligation. ये ऐसे कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें तो completely क्या होता है बेटा, आगे परफॉर्म करना नामुमकिन है। The general remedy is to provide for the discussion between the two parties. जनरल रेमेडी क्या है? जनरल रेमेडी यहाँ पर ये बोली गई है बेटा कि दोनों पार्टीज बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, विद इन अ टाइम फ्रेम ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द क्लॉज टू एक्सप्लोर ways to fulfill or some obligation and to find the solution. दोनों पार्टीज बैठ करके डिसाइड करें कि अब क्या करना रहा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सक रहा है, जितना हो सकता है क्या उतना कर ले, उसके हिसाब से पेमेंट लोग आपस में देख लें, क्योंकि दोनों को नुकसान हो रहा है उसके।
सेलर की भी गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी है कि वो आगे डिलीवर नहीं कर पाएगा उस गुड्स को। तो इस केस में क्या, देखो पहले वाले में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हुआ क्या अगर शॉर्ट टर्म है तो बेटा? नो सर। नहीं हुआ। जो हमने पढ़ा वहां पे वो भी, ये भी उसी चीज को बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये है कि आगे डिले किया जा सकता है उसको। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म का है, प्रोलॉन्ग सिस्टम है, तो फिर तो दोनों पार्टीज बैठ करके उसको डिसाइड करेंगे क्या करना है और उसका कोई सॉल्यूशन निकाले। इफ इट इज नॉट फिजिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी टर्मिनेटेड। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से पूरा करना, तो फिर आप उसको टर्मिनेट करें। क्लियर बेटा? समझ में आया? यस सर। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। एक बात बताओ, मैं आपको गुड्स भेज दूं और आप बोलो कि मुझे एग्जामिन करना है गुड्स को, ठीक है, और मैं मना करूं नहीं गुड्स लेना है तो लीजिए, नहीं तो एग्जामिन नहीं कर सकते आप गुड्स को, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। बायर का हमेशा राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का, ठीक है। दैट यस मीन्स सर। बायर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सेलर को कि वो गुड्स को चेक करे कि जो गुड्स उसने ऑर्डर किया है क्या गुड्स उसकी कंफर्मिटी में है या नहीं। और नहीं होता है ऐसा गुड्स अगर कंफर्मिटी में, तो वो रिटर्न कर सकता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर सेलर उसको रोक रहा है एग्जामिन करने से गुड्स को, तो बायर के पास राइट है कि वो सारा का सारा गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। So a buyer cannot be said to have accepted the goods unless he had an opportunity to examine the goods and ascertain that they are in conformity with the contract. Then आता है delivery of the goods to the buyer does not mean acceptance of the goods. Goods delivery कर देना बायर के हाथ में जरूरी नहीं है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस है, ठीक है। वो उसको चेक करेगा, मेजर करेगा, उसके बाद जब वो अपना क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस दे दे उसको कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, तब जाकर के वो एक्सेप्ट होगी। कितनी बार मेरा एक फ्रेंड है जो केमिकल्स का काम करता है, कितनी बार क्या होता है कि उसके जो ड्रम्स वगैरह होते हैं वो सही नहीं होते, तो उसकी वजह से माल कम या ज्यादा हो जाता है। वो तो क्लियरली बोलते हैं फोन करके कि ये इसमें माल कम है, ये गुड्स में रख ही नहीं रहा हूँ, ये वाला पार्ट वापस लेके जाएंगे, ठीक है, ये वाले जो सही है वो ड्रम रख रहा हूँ, बाकी इसमें कम है, तो आप या तो आपने नोट कर लीजिए कि आपने कम माल भेजा है, उसके हिसाब से प्राइस एडजस्ट करेंगे, या फिर ये माल ले जाइए आप। अब जो ऑटो में माल लेकर के आया, ड्रम लेकर के आया, वो उसके शॉप के यहाँ खड़ा है, शॉप के यहाँ उतर भी दिए सारे, उसको चेक करे, उसने उसको देखा कि यार इसमें गड़बड़ है, तो क्या हम ये कह दें कि नहीं क्योंकि गुड्स तो पहुंच चुका था बायर के पास, बायर की पोजीशन में आ गया गुड्स, तो वो डिलीवर हो गया, क्या ऐसा मान लिया जाए? नो सर। इसीलिए ध्यान रखना है कि डिलीवरी जो है गुड्स की, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो गुड्स की एक्सेप्टेंस भी है, ठीक है। अगर नहीं है प्रॉपर तो उस केस के अंदर गुड्स जो है वो क्या किए जा सकते हैं, रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं, उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। So delivery of goods to the buyer does not amount to acceptance, therefore, by the buyer. According to the section 42, a buyer is deemed to have acceptance of the goods when he intimate to the seller that he has accepted them. वो जब इंटीमेट करे कि हाँ हमने इसको रख लिया है। ऑनलाइन में भी तो आपको वो कितने 10 दिन या 7 दिन का टाइम देते हैं, नहीं देते हैं कि अगर आपको गुड समझ में नहीं आया तो आप 10 दिन के अंदर वापस रिटर्न कर सकते हैं। बट आप 10 दिन के अंदर उसको कोई रिटर्न का एप्लीकेशन नहीं डालते हो, तो आपके कंडक्ट के थ्रू ये मान लिया जाता है कि गुड्स आपने क्या कर लिया बेटा, रख लिया है। गुड्स आप क्या कर रहे हैं, सेल्स और रिटर्न। हाँ बेटा, सेल्स एंड अप्रूवल में बिल्कुल। बट वहां पर तो खैर सेल ही रिकॉर्ड नहीं होती है वो। when he does an act in relation to such goods which is inconsistent with the ownership of the seller, ठीक है, दैट मींस उसको आगे किसी और को सेल कर दे या प्लेज कर दे, तो वो कुछ ऐसा काम कर रहा है उस गुड्स के साथ जिससे ये प्रिटेंड हो रहा है कि वो उस गुड्स को रख रहा है, तब भी ये मान लिया जाएगा कि वो उसकी एक्सेप्टेंस है। एंड व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रिजनेबल टाइम ही रिटेन द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड द गुड्स, ठीक है, इंटीमेशन दिया ही नहीं रिजेक्शन का, बियॉन्ड द रिजनेबल टाइम उस गुड्स को अपने पास होल्ड करके रखता है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि गुड्स की डिलीवरी भी हो गई है और बायर के द्वारा एक्सेप्टेंस भी हो गई है, ठीक है बेटा। देन बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, ठीक है, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, बायर खुद क्यों भिजवाए भैया, उन माल को सेलर लेके जाएगा, ठीक है। सो व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, हैविंग द राइट सो टू डू, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर।
It is sufficient if he intimate to the seller that he refuses to accept them. This rule apply when the rejection is rightful and there is no agreement to the contrary. अगर एग्रीमेंट में है लिखा हुआ कि भैया गुड्स अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वापस माल जो है वो सेलर तक पहुंचाने का वो जो भी खर्चा होगा वो आपका रहेगा, तो उस केस में बायर बियर करे। लेकिन अगर बायर का राइट है, गुड्स जिससे हमने मंगवाया था वैसा नहीं था, डिस्क्रिप्शन से कम था, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं था, ठीक है, और हमने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है, हमारा राइट था रिजेक्ट करने का, ऐसे केस के अंदर हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे केस में हम अंदर एक चीज बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बायर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गुड्स को वापस रिटर्न करने का, ठीक है, बायर सेलर लेकर के जाए, बायर का कोई ऑब्लिगेशन। एंड एट द लास्ट, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर बायर जानबूझ करके गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। सो व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पासेस टू द बायर, ownership transfer हो गई थी, and the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take the delivery, but the buyer fails to take the delivery within a reasonable time, he is liable to the seller for any loss occasioned by the neglect or refusal to take delivery, and also for the reasonable charge for the care and custody of the goods. माल आपने खरीद लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, बिल भी कट गया था, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई थी, गुड्स मेरे पास पड़ा था, मैंने आपको बोला था कि आप 4 दिन में गुड्स ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि 15 दिन हो गए और गुड्स अभी तक आप लेके नहीं गए, मेरे ही गोडाउन में पड़ा हुआ है। अगर इस दौरान उस गुड्स के अंदर कोई भी डैमेज हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपसे उसका रेंट भी चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि इतने टाइम तक गुड्स जो है मेरे गोडाउन में पड़ा रहा, आप जो है वो नहीं लेके गए, ऐसे केस में मैं आपसे उसका रेंट भी चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। ओके, सो कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया आपका। बस एक चैप्टर बाकी है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, अनपेड सेलर, जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और छोटा ही है तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही खत्म कर देंगे उसको। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, डन।